हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का कुछ ऑब्जेक्टिव तथा उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझेंगे और उसे हर क्वेश्चन की कोई जड़ पे जाकर काम करेंगे, जड़ पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आर त्रिज्या और एन फेरों की संख्या में किसी वृत्ताकार कुंडली जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। यानी कोई एक सर्कुलर, देख लीजिए यहाँ सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है, मान लीजिए आर, और यहां से करंट इधर पास कर रहा है आई। करंट क्या पास कर रहा है? आई। तो पूछ रहा है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए सेंटर पर, यानी किसी भी सर्किल का सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni/2r। μ0 Ni/2r यह होता है किसी भी सर्किल के सेंटर पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इसे समझिए, जहां r है इसकी त्रिज्या, n है फेरों की संख्या और μ0 तो कांस्टेंट है, आप जानते ही हैं। μ0 क्या है? कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है 4π × 10⁻⁻7। और I क्या है? धारा जो इसे पास कर रहा है। तो यही रिलेशन पूछ रहा है। तो μ0 कांस्टेंट हो गया और 2 भी कांस्टेंट है और n भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब डाटा के हम देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार आते हैं। पूछ रहा है रेडियस और फेरों की संख्या के टर्म में। तो रेडियस और फेरों की संख्या के टर्म में तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और यहाँ से n भी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n भी। तो अब आंसर को देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन हो गया I, एक पूछ रहा है I, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और रेडियस में B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा? C। इसका आंसर क्या हो गया? C। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट इसे मत रखिएगा, अगर डायरेक्ट कर जाइएगा तो इसमें हर प्रकार का फॉर्मूला आता है। जैसे एक होता है μ0 dl sin θ/πr²। तो कभी आप 1/r² भी आंसर को टिक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह इसे समझिए फॉर्मूला के अनुसार। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर स्थित है चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पढ़ रहा है, कोई भी अल्पांश एक है, मान लीजिए ये हो गया। इससे करंट कितना पास कर रहा है? I। करंट पास कर रहा है I किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट है, इतना से इतना दूरी ले लिए, ये मान लीजिए P पॉइंट है। कोई यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस है R और यहाँ एंगल बना रहा है थीटा, और इसका मान लीजिए कोई भी इतना अल्पांश ले लेते हैं जिसकी लंबाई है L। तो देखिए दोस्तों, यह इससे क्या कहते हैं? यह एक नियम है जिसे कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सावर्त का नियम। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या कहता है? इस नियम के अनुसार P बिंदु पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, P बिंदु पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए B = होता है μ0 I dl। इस अल्पांश को dl से सूचित करते हैं, तो dl μ0 I dl sin थीटा बटे μ0 I dl sin थीटा बटे 4πr²। μ0 I dl sin थीटा बटे 4πr²। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। यहां से डाटा इतना निकल कर आएगा। देखिए यहाँ sin थीटा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि sin थीटा जो है, sin थीटा का मान, तो यहाँ पर देखिए समझिए sin थीटा, तो sin थीटा का मान होता है 0 से लेकर π/2
तो 0 से लेकर π/2 तक साइन थीटा का मान इंक्रीज होता है, वही लेके यहाँ दे देता cos थीटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री तक cos थीटा का मान क्या होता है, घटता है। तो देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहा है रेडियस के टर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं रेडियस के टर्म में, तो ये लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर -2, ये होगा मेरा आंसर, ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा c, r के पावर -2 का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ये क्या होगा आंसर। अगर अल्पांश के पूछता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl लिखते हैं। धारा के टर्म में पूछता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन पूछा रेडियस के टर्म में, तो रेडियस क्या होता है 1/r², जिससे क्या हो जाएगा r का पावर -2। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकशीलता की विमा, क्या पूछ रहा है चुंबकशीलता की विमा। तो देखिए यहाँ पर चुंबकशीलता को सूचित करते हैं μ0 से, चुंबकशीलता को सूचित करते हैं μ0 से, तो इसका ऐसा मात्रक होता है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। देखिए अब डायरेक्ट एसआई मात्रक इसका डायमेंशन निकालेंगे, डायरेक्ट एसआई मात्रक से क्या निकालेंगे इसका डायमेंशन, तो हेनरी एसआई मात्रक किसका होता है, हेनरी स्वयं का यानी एल का, और ये क्या है मीटर इनवर्स। तो पहले हम स्वयं का निकालेंगे, तो स्वयं के लिए देखिए स्वयं, तो स्वयं में संचित ऊर्जा क्या होता है, संचित ऊर्जा का मान कितना होता है, E = 1/2 Li², यह होता है स्वयं में संचित ऊर्जा, जहां I धारा है, E ऊर्जा है और L क्या है किसी प्रेरक का स्वयं। तो इसका हमें निकालना है, तो क्या करेंगे U ऊर्जा का तो यहाँ छोड़ेंगे, I² यहाँ आ जाएगा I², और ये क्या हो जाएगा L। अब देखिए U एक एनर्जी है, तो एनर्जी का हम डायमेंशन फॉर्मूला क्या जानते हैं, पीछे बता चुके हैं, mL² T का पावर -2 बटे I का पावर या T जो कहते हैं इक्वल टू L हो गया। अब I का पावर 2 ऊपर जाएगा तो T प्लस है तो किस में जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए L के बदले में mL² T का पावर -2, I का पावर प्लस में तो ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में -2 इंटू मीटर इनवर्स यानी लंबाई, तो लंबाई का सही मतलब क्या होता है मीटर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है L। तो क्या करेंगे L का पावर -1, बस कुछ मत करिए, mL², यहाँ -1 यहाँ +2 है, तो +2 में से -1 जाएगा तो +1, तो सिर्फ 1, T का पावर -2 और I का पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला μ0 का यानी चुंबकशीलता का। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कैसे निकालिए समझ लेते हैं। μ0, तो μ0 का डायरेक्ट हम क्या लिखें एसआई मात्रक, तो μ0 का एसआई मात्रक होता है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो हेनरी का पहले निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, मीटर को तो हम जानते हैं कि क्या होता है L, तो हेनरी का निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आया, क्योंकि हेनरी का भी डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और μ0 का भी, और μ0 का भी। तो इस फॉर्मूला से आए E = होता है 1/2 Li², जहाँ U है एनर्जी, L है स्वयं और I है धारा। तो इसका निकालना था, तो इसे जेव कहते हैं यहाँ छोड़ दिए, जेव कहते हो छोड़ दिए, और U/I² लिखे, तो U है एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन जानते हैं mL² T का पावर -2, इसका I² जेव कहते हैं, तो यहाँ से L का वैल्यू यहाँ पर दिए, और मीटर का L जानते हैं, उसी तरह किसका हो गया μ0 का। तो दोस्तों इतना में आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है। तो दो पैरेलल वायर है, यानी देखिए यहाँ पर समझते हैं इसे, दो क्या है, दो एक समांतर तार है, मान लीजिए है दो पैरेलल वायर, ये हो गया ठीक है, दो पैरेलल वायर है, इसमें समान दिशा में, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसे बोल रहा है विपरीत दिशा में, यानी ये दो वायर ले लिए और विपरीत दिशा में इसमें, यानी इसमें करंट ऐसे हो रहा है और इसमें करंट ऐसे हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि विकर्षित करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर विपरीत दिशा में करंट पास को करे, अगर विपरीत दिशा में दोनों तारों में करंट पास करे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विपरीत यानी विकर्षित, विपरीत यानी क्या, विकर्षित। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विकर्षण, विकर्षण। अगर समान, अगर वही बोल देता कि समान, बोल देता कि समान डायरेक्शन में, यानी इसमें भी इस तरह और इसमें भी इस तरह, तो समान है पूछता
तो समान में क्या हो जाएगा, आकर्षण। आकर्षण, अगर समान दिशा में बोलता तो इसका आंसर हो जाता आकर्षण, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकर्षण। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा वहन करने वाले एक संयुक्त तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन व्यंजक है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं कोई मान लीजिए एक वायर है, यहां से वायर एक ले लेते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पर ये हो गया, यहाँ पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहाँ बी हो रहा है उत्पन्न। तो पूछ रहा है कि समानुपाती होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू, यानी आर डिस्टेंस पर, वो तो बायो सावर्ट था, लेकिन यहाँ बायो सावर्ट नियम नहीं लागू हुआ क्योंकि यहाँ पूरा किसी बिंदु पर। तो बी इक्वल टू का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो आई बाई 2 पाई आर, म्यू जीरो आई बाई 2 पाई आर। तब यहाँ से लिखते हैं इसे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर होगा, क्योंकि 2 पाई और म्यू जीरो क्या है, 2 पाई और म्यू जीरो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आई को बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए जब आर को बढ़ाएंगे तो जब नीचे वाला मान बढ़ेगा तो ऊपर वाला मान क्या होगा, छोटा, ऊपर वाला मान क्या होगा, छोटा। तो जब इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो आंसर पूछा रेडियस के टर्म में, तो रेडियस के टर्म में तो आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है, तार के दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा C, दूरी के व्युत्क्रम, दूरी के व्युत्क्रम, क्योंकि यहाँ क्या आया 1 बाई आर, यानी 1 बाई आर है तो क्या है, व्युत्क्रम है, आर का व्युत्क्रम है, इसलिए दूरी का व्युत्क्रम इसका आंसर हो गया। इस तरह पढ़िए दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। 35 ऑफ 35 में आप कंप्लीट 100% मार्क सही आएंगे। इस प्रकार बस जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़िए, एकदम क्वेश्चन पे जड़ तक जाइए और वहां से उसका हल को निकालिए और फिर एग्जाम में टिक मारिए। श्योर है आपका 35 ऑफ 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का विमा, यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये तो पहले भी से बता चुके हैं, लेकिन यहां भी बता देते हैं। यानी बी का क्या पूछ रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला, बी का डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। तो देखिए इसका पूछ रहा है, तो क्या बोले, डायमेंशन फॉर्मूला को निकालने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला को हमको याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए तो बी इक्वल टू निकालना है, तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, एफ इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं क्यू भी बी, क्यू भी बी। हमको ऐसा फॉर्मूला को लिखना है जिसका निकालना है वो व्यंजक जरूर आ जाए। तो एफ इक्वल टू क्यू भी होता है, तो इसमें बी आ गया। तो चलिए बी का निकाल लेते हैं। तो बी का निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहां से यहां आइए, क्या लिखेंगे, एफ बाई क्यू भी इक्वल टू बी, एफ बाई क्यू भी इक्वल टू बी हो गया। अब देखिए यहां से बी आ गया जब के, तो अब यहां लेते हैं। तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ml t का पावर -2। q का डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि हमें पीछे ही बताया है। तो q का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो q इक्वल टू आई टी, आई इंटू टी। v क्या है, यहाँ v है वेग। देखिए यहां समझ लीजिए, f तो बल हो गया, q आवेश है और v वेग है और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो वेग का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, lt का पावर -1, यानी मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो गया ऐसा यूनिट, और डायमेंशन lt के पावर -1। तो देखिए बारी बारी से इसे ऊपर भेजते हैं। तो यहां से लिखिए ml t का पावर -2, आई टी है, तो आई तो जम कितने हो गया, t का पावर यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो ये तो कट जाएगा। तो नीचे क्या बचा, IL बच गया। अब देखिए L से L भी काट दीजिए, तो क्या हो गया, m L नहीं है, यानी क्या लिख सकते हैं, L के पावर 0, I नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में I का पावर -1 और T का पावर -2। देखिए यहाँ L0 क्यों लिखे हैं, तो कोई का पावर 0, किसी का भी पावर 0, मान कितना होता है, 1 मान होता है 1। तो इसी कारण यहाँ 1 है भी या नहीं भी रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर दिया हुआ है L को भी इंक्लूड करके। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए।
देखिए सबसे अच्छा मेथड है एसआई मात्रा को डायमेंशन फॉर्मूला को निकालने के लिए। बस हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला को याद कर लेना है और कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है एक 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट दो होता है। एक एसआई यूनिट होता है टेस्ला, एक एसआई यूनिट होता है टेस्ला, और एक क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बोल रहा है कि 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना 5 टेस्ला। अब पूछ रहे हैं कि किसके बराबर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट देखिए दोस्तों दो होता है, एक होता है टेस्ला और दूसरा होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में, तो 5 टेस्ला 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर पहला ही ऑप्शन है, तो हमारा यही आंसर हो गया। 5 वेबर किसके बराबर होगा, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर है, इसे वाट मत समझिएगा, वेबर है, शॉर्ट में लिखे हैं। इसका आंसर क्या हो गया 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड का दो एसआई यूनिट, एक टेस्ला और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a, फेरों की संख्या n, तो इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया जो पहले बताया है। कोई भी सर्कुलर है, सर्कुलर एक पाथ ले लेते हैं, यहाँ पर धारा I इसमें प्रवाहित हो रहा है, ऐसे केंद्र त्रिज्या r है और केंद्र पर इसके मान लीजिए इसमें फेरों की संख्या कितना है n, फेरों की संख्या n, तो इस पर केंद्र पर उत्पन्न पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो केंद्र पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों देखिए केंद्र पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, तो केंद्र पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है B इक्वल टू μ0 Ni बाई 2r, μ0 Ni बाई 2r, यही होता है केंद्र पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी सर्कुलर कुंडली हो ना, तो उससे केंद्र पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे केंद्र पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक होता है μ0 Ni बाई 2r। μ0 कांस्टेंट है, n फेरों की संख्या, I यानी करंट, r यानी कुंडली का त्रिज्या। ये हमारा हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की वृत्तीय गति में यदि v तथा r क्रम से चाल एवं वृत्त की त्रिज्या, तो निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम होगा। तो देखिए इसे कल के वीडियो में बताया है, ऐसा ही है क्वेश्चन, बस उसी क्वेश्चन पे ये आंसर इसका हो जाएगा। देखिए तो कल के वीडियो में क्या बनाते हैं, कोई सर्कुलर पाथ है, अगर वह v वेग से किसी भी सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है जिसका आवेश q है, तो उस पर चुंबकीय गुण क्या था QVR अपॉन 2। यहाँ पर देखिए v और r क्या है, एक दूसरे का समानुपाती है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ से लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि v और एक दोनों एक ही साइड है। और अच्छा समझ लीजिए, देखिए चुंबकीय गुण, तो एक को अगर इस तरह लाएंगे तो दूसरा भी इस तरह आएगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी आंसर C। कुछ मत कीजिए, बस इस फॉर्मूला से समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एक समान वेग से चलायाम आवेश उत्पन्न करता है, यानी कोई भी चार्ज है जो एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या करेगा, अगर एक समान वेलोसिटी से चलेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, यानी कोई भी q आवेशित कण एक समान वेग से, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उत्पन्न होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। वही अगर पूछता स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो स्थिर अगर पूछे तो बस वहां पर क्या उत्पन्न करेगा चुंबक विद्युतीय क्षेत्र, अगर स्थिर करे तो विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन अगर गतिमान आवेश पूछे तो वहां पर हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर क्या होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
क्षेत्रफल ए वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो लूप का चुंबकीय घूर्ण, लूप का क्या पूछा है? चुंबकीय घूर्ण। तो चुंबकीय घूर्ण का पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो चुंबकीय घूर्ण देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल है, लेकिन इसे छोटा मत समझिए। इसी प्रकार का न्यूमेरिकल ही एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर आप इसे अभी इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है कि ए क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो लूप का चुंबकीय घूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो चुंबकीय घूर्ण का फॉर्मूला हम कल भी बताए हैं। चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय घूर्ण का दोस्तों फॉर्मूला होता है I इंटू ए, जहां I है धारा और ए है एरिया यानी क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। तो देखिए ये हो गया। कोई वृत्ताकार लूप बोल रहा है, वृत्ताकार क्या बोल रहा है? लूप बोल रहा है क्वेश्चन में। चुंबकीय घूर्ण I इंटू ए। तो देखिए यहां पर ये कोई पॉइंट मान लीजिए वो इसका सेंटर है, यहां पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के टर्म में आंसर। तो इससे पहले हम यहाँ पर मेरा आई और ए के टर्म में से आंसर आएगा, लेकिन अगर हम ऑप्शन किस में लाना है आंसर में? मैग्नेटिक फील्ड और ए के टर्म में। तो आई को कैसे भी करके हम किस में लाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड में बदलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में बदलने के लिए देखिए एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? कोई भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू 0 NI बाई 2R ये होता है। अब कुछ मत कीजिए, यहां से आई का वैल्यू निकाल लीजिए। यही है आई है ना, या आई का वैल्यू यहां से निकाल कर यहां पुट कर दीजिए। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? 2BR बटे म्यू 0 इक्वल टू आई, क्योंकि यहां हमें एन से मतलब नहीं है, क्योंकि एन हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो 2BR बटे म्यू 0 मेरा आई का वैल्यू आ गया। अब देखिए तो यहां पर आई का वैल्यू रखिए, क्या है? आई इंटू ए। तो 2BR म्यू 0 आई इंटू ए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आर आ गया, लेकिन हमारा आंसर में आर भी नहीं है, तो आर को भी हम हटाएंगे। तो देखिए कोई भी सर्कुलर पाथ है तो उसका एरिया क्या होता है? उसका क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और यहां से आर को भी चेंज कर देंगे, तो ए बाई पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई पाई इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? तो आर इक्वल टू यहां से निकल जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए बाई पाई, अंडर रूट ए बाई पाई। देखिए हम क्यों चेंज किए? क्योंकि यहाँ आंसर मेरा आर के टर्म में भी नहीं है, तो आर को भी चेंज कर दिए। आर का मान कितना है? अंडर रूट ए बाई पाई। तो कुछ मत कीजिए, यहां से पाई में किसका वैल्यू रखिए। तो क्या था? 2b आर के बदले में मेरा क्या था? अंडर रूट ए बाई पाई बटे म्यू 0 इंटू ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2b ए बटे म्यू 0 अंडर रूट ए बाई पाई, ए बाई पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसे बना लीजिए। ये नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हो गया चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल घूर्ण यानी टॉर्क। टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है। तो बस देखिए टॉर्क का व्यंजक क्या होता है? इजी है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी, जहां एम है चुंबकीय घूर्ण, जी है टॉर्क और बी है मैग्नेटिक फील्ड। एम क्रॉस बी, तो ये तो मेरा हो गया वेक्टर के रूप में। एम क्रॉस बी किसमें हो गया? वेक्टर के रूप में। इसे वेक्टर से हटाकर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। क्योंकि देखिए दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा। अगर वहीं आ रहा था डॉट प्रोडक्ट रहता तो क्या हो जाता है? एम बी कॉस थीटा। तो इसे गुना मत समझिएगा, ये क्रॉस का साइन है, ये क्रॉस का साइन है। तो अगर पूछे तो एम क्रॉस बी ही लिखेगा। अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहे एम इंटू बी ऐसे करके,
तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, किसमें लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में। अब इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो ऑप्शन दे देगा आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे टॉर्क पूछ दे तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ थीटा बोल रहा है, तो साइन किसका मान सबसे मैक्सिमम होता है, कौन डिग्री पे, 90 डिग्री पे। क्योंकि 0 से 90 के बीच हम जाते हैं तो साइन थीटा का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। तो सबसे मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, 90 डिग्री पे। और टॉर्क 0 कब होगा, तो साइन 0 का मान कब 0 होगा, 0 डिग्री पे। तो 0 होगा 0 पे और सबसे मैक्सिमम टॉर्क होगा 90 डिग्री पे, सबसे मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पे। तो इस तरह यह भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है, तो इसे भी देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही वृत्तीय कुंडली की केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुछ नहीं है, बस इजी है, इसको भी देखते हैं। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, बोल रहा है कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 Ni/2r, पहले इतना होता है। अब क्या बोल रहा है, यदि अभी चुंबकीय क्षेत्र B है, यदि विद्युत धारा को अपवर्तित रखते हो यानी इसको जेम कहते हो, तो अपवर्तित रखते हुए कुंडली में त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए। किसे दुगना करा, इसे। तो नया देखिए, तो अब यहां पर लिखिए नया धारा तो आ ही है, क्योंकि इसे चेंज नहीं कर रहा है, तो नया धारा क्या आ ही है। और पुराना त्रिज्या यानी पुराना त्रिज्या तो आर था, तो नया त्रिज्या, नया त्रिज्या तो क्या कर रहा है, यहाँ त्रिज्या का क्या कर रहा है, दुगना। तो क्या हो जाएगा 2r। अब यहां से इसे वैल्यू रखिए, तो नया मैग्नेटिक फील्ड, नया चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए B डैश, तो क्या हो जाएगा μ0 Ni/2r। अभी कितना हो गया, नया त्रिज्या कितना आया 2r, तो क्या यहां से हो जाएगा μ0 Ni/2 × 2r आया। तो देखिए ये हो गया ना, तो B इक्वल टू यहां पर आई है B डैश इक्वल टू μ0 Ni/2 × 2r है। तो दोस्तों देखिए μ0 Ni/2r इसके बराबर है, तो इसके बराबर हम इसका क्या लिखेंगे वैल्यू, तो B डैश इक्वल टू B/2। तो क्या हो गया, तो हो गया मेरा आंसर कि नया जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह पुराना का क्या होगा, आधा होगा। वह पुराना का क्या होगा, आधा। कुछ नहीं किया, देखिए बोल रहा है कि इस करंट इसमें सेम है लेकिन त्रिज्या को दोगुना कर दिया जा रहा है, त्रिज्या को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इतना होता है, अब जब धारा और त्रिज्या को चेंज किया, तो धारा तो चेंज नहीं किया लेकिन त्रिज्या चेंज किया, तो नया धारा भी आई हो गया और त्रिज्या दोगुना किया तो 2r। अब नया मैग्नेटिक फील्ड को B डैश मान लिए, तो μ0 Ni/2 × 2r, क्योंकि देखिए यहाँ r था और यहाँ दोगुना किया था 2r, तो 2 × 2r। अब μ0 Ni/2r यानी इतना को हम क्या लिख सकते हैं B, तो B/2 यानी नया क्या हो गया, पुराना का आधा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा C B/2। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स में। और इस तरह जड़ पे काम कीजिए, क्वेश्चन के जड़ पे जाकर उससे कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही फिजिक्स में बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वेग v से किसी आवेश E तथा B के क्रॉसित क्षेत्र में आवेशित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त। तो बस इसे एक फार्मूला याद कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा v इक्वल टू होता है E/B। v इक्वल टू क्या होता है E/B, या v है वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग, और ये हो गया चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसी में से कोई भी एक रिलेशन है। तो यहाँ से देखिए v इक्वल टू v हो गया, यहाँ से e इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं v भी। अगर पूछ दे b इक्वल टू, तो b इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं e बाई v। तो 4 e से 3 क्वेश्चन होगा और आपका ऑप्शन में जो हो वो दे देंगे। तो ऑप्शन देखिए है e इक्वल टू वी बी, तो e इक्वल टू वी बी यानी पहला ही हमको मिल गया, तो इसका आंसर हो गया e इक्वल टू वी बी। यानी क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर e इक्वल टू वी बी। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी लंबे सीधे धारावाही तार से विद्युत धारा क्या होगी यदि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड 2 मिली टेस्ला है। तो पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है पहले उसे क्या करेंगे, बोर्ड पे लिख लेते हैं, क्योंकि उसे लिख लेंगे तो हमें फाइंड करने पता चल जाएगा कि क्या हमें फाइंड करना है। तो देखिए डाटा तो दिया हुआ है रेडियस यानी दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर, लेकिन ये दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसका क्या लाएंगे, इसका ऐसा यूनिट में इसे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या होता है डिवाइड। तो 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया 1/10 मीटर। ये हो गया आर बराबर। मैग्नेटिक फील्ड मेरा दिया हुआ है 2 मिली टेस्ला, 2 मिली टेस्ला। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है टेस्ला, लेकिन ये दिया हुआ है किसमें, मिली में, मिली टेस्ला में। तो सबसे पहले इसे टेस्ला में बदलेंगे, तो टेस्ला में बदलने के लिए क्या होगा, मिली, मिली को हटाएंगे। तो मिली का मतलब क्या होता है 10 का पावर -3। देखिए इसे आराम से याद कर लीजिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। क्या बोले, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। देखिए डेसी से स्टार्ट कीजिए और सब किसमें होगा, निगेटिव में। तो डेसी से लेकर मिली तक लगातार 3 तक जाइएगा। डेसी हो गया 10 का पावर -1, मिली हो गया 10 का पावर -2, सेंटी हो गया 10 का पावर -2 और मिली हो गया 10 का पावर -3। और क्या पूछा, माइक्रो। तब यहां से 3 बढ़ी है, माइक्रो के बाद माइक्रो से 3 बढ़ी है। तो 10 का पावर -3 क्या हो गया था, मिली। माइक्रो बोले तो 10 का पावर -6, नैनो बोले तो 10 का पावर फिर -3 ऐड कीजिए तो -9, पिको बोले तो 10 का पावर -9 -3 -12, फेम्टो बोले तो 10 का पावर -12 -3 -15। यानी डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। और एटो भी होता है जो होता है 10 के पावर -18। तो यहां पर देख लीजिए मिली हो गया 10 का पावर -3, तो क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू 2 गुने 10 का पावर -3 टेस्ला। अब सब मेरा डाटा निकल गया। आप पूछ रहा है कि पॉइंट पर उसका मैग्नेट जो है ना आर क्या हो, आई क्या होगा, धारा, यानी पूछ रहा है इसमें धारा क्या होगा, धारा क्या होगा। तो बस हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो कोई भी सीधे लंबे तार में तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है b इक्वल टू μ0 I बाई 2πr। यहां μ0 कांस्टेंट है और I क्या है, धारा, और r रेडियस, और पॉइंट के बीच और तार के बीच का, पॉइंट एंड तार के बीच का दूरी। तो देखिए अब यहां पर रख देते हैं, b का मान कितना दिया हुआ है 2 गुने 10 के पावर -3, μ0 का मान होता है 4 पाई गुने 10 का पावर -7। इसे याद कर लीजिए, क्योंकि μ0 का मान याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होता है, तो अच्छे तरह से सोल्व कर पाएंगे। आई निकालना है तो आई का ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं, 2 पाई आर। देखिए आर कितना था 1/10, तो यहाँ 1/10 लिखे तो 10 ऊपर से जाएगा, तो ऊपर चल गया 10, क्या हो गया, ऊपर चल गया 10। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी क्या हो जाए 4, और पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, और ये 2 से ये भी 2 कट जाएगा। इधर क्या बचा 10 का पावर -3, और ये 10 का पावर -7 है, +1 यहाँ रहेगा कुछ नहीं है तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -6, और ये क्या है आई निकालना है। तो 10 का पावर -3 बटे 10 का पावर -6 इक्वल टू आई। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में -3 + 6, तो 10 का पावर 3। तो 10 का पावर कितना होता है 3, 1000। और धारा कैसा मतलब क्या होता है एम्पियर, तो लास्ट में एम्पियर लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 1000 एम्पियर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमें फार्मूला, बसरते हैं फार्मूला को क्या करना है, हमें फार्मूला को बस याद करना है, और फार्मूला को याद करके हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। और फिजिक्स में एक बात हमेशा याद रखिए, इसे रखिए मत, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, कि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, तथा इसे अपने दोस्तों और साथियों के पास भी शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो की बहुत जरूरत है। फिजिक्स को समझने के उस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद।